हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्लेशिया। पिक्चर में देख के आपको क्या लग रहा है? ये पिक्चर आपने कभी ना कभी देखी होगी। नहीं देखी है, कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं। ये है हमारी ईसोफेगस और ये है स्टमक। ईसोफेगस क्या होती है? फूड पाइप जो कि कनेक्ट करती है माउथ को स्टमक के साथ। होता क्या है अब? ये नॉर्मल कंडीशन है। जो ईसोफेगस है वो ऐसे स्टमक के साथ कनेक्ट होती है, यहाँ ऊपर माउथ होता है। एक्लेशिया में क्या होगा? जो यहाँ पे ना कुछ स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो खाने को पेट तक जाने में रेगुलेट करते हैं कि खाना जाएगा या नहीं जाएगा। तो उस एक्लेशिया की कंडीशन में क्या होता है कि ये स्टिफ होते हैं, जो स्पिंटर्स होते हैं ये प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो ईसोफेगस है वो उसकी डायलेशन हो जाती है, उसकी वाइडनिंग होती रहती है। जो स्फिंक्टर है वो उसका अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से अब खाना भी नहीं जाएगा। ये सारी कंडीशन होती है। हम देखते हैं आगे की स्लाइड्स में। एक्लेशिया क्या है? डिसऑर्डर है ईसोफेगस का। ईसोफेगस क्या है? एक ट्यूब जो कनेक्ट करती है माउथ और स्टमक को। जो ईसोफेगस है उसमें लिक्विड जो भी पेशेंट लेगा और सॉलिड जो भी खाना खाएगा वो स्टमक तक नहीं पहुंच पाएगा। वो स्टमक तक पहुंचता कैसे है? पेरिस्टालसिस की वजह से। पेरिस्टालसिस क्या है? एक मूवमेंट है जो ईसोफेगस में होती है। जब पेरिस्टालसिस होती है तो खाना नीचे जाता है और स्टमक तक पहुंचता है। और अब ईसोफेगस और स्टमक में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि अपना फंक्शन करता है ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द फूड। अब वो रिलैक्स नहीं करता। खाना खाया पेशेंट ने, बट जो स्फिंक्टर है उसने रिलैक्स करना था, वो रिलैक्स नहीं करता और उस वजह से खाना ईसोफेगस में रह जाता है। एक्लेशिया क्या होता है कि ओल्डर पीपल में ज़्यादा देखने को मिलती है, बट ऐसा नहीं है। ये डिजीज़ कंजेनाइटली भी प्रेजेंट हो सकती है, मतलब किसी को जन्म से ये डिजीज़ हो सकती है, किसी बेबी में बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकती है। इसका कॉज क्या है? कॉज बेसिकली अननोन है, बट कुछ जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो ईसोफेगस है वो अपना जो भी उसका स्फिंक्टर है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, या फिर कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर बाय बर्थ ये कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। ये इसके कॉज है। अब बात करते हैं सिम्टम्स। इसका मेन सिम्टम क्या है? डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, जिसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज़ की जाती है वो है डिस्फेजिया। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। पहले क्या होता है कि जो लिक्विड खाना पेशेंट खाता है उसको स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होती है, उसके बाद सॉलिड फूड में भी डिफ़िकल्टी आने लगती है। अब खाना प्रॉपर नहीं खा पाता पेशेंट, क्योंकि स्वेलो नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से वेट लॉस भी देखने को मिलता है। और वेट लॉस के अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं? चेस्ट पेन देखने को मिलता है, पेनफुल स्वेलोइंग होती है, कफिंग, वीजिंग, हार्टबर्न, ब्लीचिंग एंड वोमिटिंग, ये सब हमें देखने को मिलता है। और कुछ केसेस में हैलिटोसिस, बैड ब्रेथ, वो भी हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बेरियम स्वेलो एक्सरे और ईसोफेगोग्राफी, ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि बेरियम स्वेलो एक्सरे या फिर ईसोफेगोग्राफी। इसमें क्या होएगा कि जो स्टडी में पता चलेगा जो लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस है वो नैरो है और जो अपर पार्ट है वो वाइडनिंग हो गई है, उसकी डायलेशन हो गई है। प्रेशर मेजरमेंट भी कर सकते हैं हम। जो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है उसका पे ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स नहीं कर पाता है। मैनोमेट्री करेंगे एंड may be done to prove an absence of peristalsis and increased pressure at the lower esophageal sphincter। एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी क्या होता है कि एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिसमें कैमरा होता है और उससे हम देख पाते हैं इजीली कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और कोई टिश्यू भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्टडी के लिए कि कोई और रीज़न तो नहीं है इस कॉज का। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? बेरियम स्वेलो और ईसोफेगोग्राफी, प्रेशर मेजरमेंट के लिए मैनोमेट्री एंड एंडोस्कोपी। ट्रीटमेंट क्या रहेगा? देयर इज़ नो क्योर बट ट्रीटमेंट कैन इम्प्रूव सिम्टम्स एंड हेल्प इन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। जो ट्रीटमेंट का गोल होता है वो होता है प्रेशर को रिड्यूस करना, जिससे कि जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स कर पाए।
और हम कर सकते हैं जो स्फिंक्टर है उसको डायलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स और बलून्स। डायलेशन के बाद जो इसोफेगस है अगर उसकी नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं होती हैं तो हम सर्जरी का भी एक ऑप्शन होता है और कुछ मेडिसिन भी यूज करते हैं। मेडिसिन में क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या करेंगे, प्रेशर को लोवर्स करेंगे जिससे कि जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स कर सके। और ड्रग्स का यूज़ किया जाता है जब कोई डायलेशन के लिए कोई अदर इंस्ट्रूमेंट या बलून्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है तो हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। एक न्यू ट्रीटमेंट भी आया है, इंजेक्शन ऑफ बोटॉक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन। इससे क्या होगा कि मतलब सर्जरी के बजाय एक ये ऑप्शन है कि इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर ये फेल हो जाता है तो फिर हम करते हैं सर्जरी टू रिड्यूस प्रेशर, और जिसे हम बोलते हैं इसोफेजोमायोटोमी। जो भी सर्जरी है उसको हम लेप्रोस्कोपिकली करेंगे, मतलब लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरीज होती हैं जिसमें एक स्मॉल इंसिजन लगता है। विदाउट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सर्जरी नहीं करवानी है अगर अदर ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाएंगे, और कॉम्प्लिकेशन में क्या रहेगा, परफोरेशन ऑफ द इसोफेगस हो सकती है, रिटर्न ऑफ द एसिड और फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द इसोफेगस जिसे हम बोलते हैं GERD, जो कि एक अलग डिजीज़ है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, और एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है। और इसोफेजियल कैंसर के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं उन पेशेंट्स में जिसको एक्लेशिया है। सो ऐसा नहीं है कि डिजीज़ को अवॉइड करेंगे, हमें ट्रीटमेंट लेना है प्रॉपर। डायलेशन अगर हो रहा है वो हेल्पफुल है तो वो मेडिसिन से इफ़ेक्ट आ रहा है तो मेडिसिन, अदरवाइज सर्जरी। सो ये सारा था कि एक्लेशिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजीज़। होप सो वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर you. If you have any doubts, you can ask in comment section. For more videos, keep watching Clinical Knowledge in Medicine. Share and subscribe our channel. Thank you.